हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है हमारा डे 69 ऑफ आवर 90 डे चैलेंज फॉर क्लियरिंग सीएफए लेवल 3। आई एम नैंसी तनवर, सीएफए लेवल 3 कैंडिडेट, लेवल 1 एंड लेवल 2 mentor, and also your friend and your guiding partner in this entire journey for clearing CFA level 3. So we were in portfolio management pathway, और उसमें से भी हमने अपने अपने चैप्टर्स है, 4 चैप्टर्स वी हैव कंप्लीटेड। वी आर ऑन द 5th चैप्टर विच इज योर यील्ड कर्व स्ट्रेटजीज, और वो भी आज कंप्लीट हो जाएगा। और हमारे 5 चैप्टर्स कंप्लीट हो जाएंगे, 8 में से 3 ही बच जाएंगे। अब हमारा ये जो 90 डे का चैलेंज है ये बहुत जल्दी ही खत्म होने को आ रहा है, ठीक है। और तो अब हम शुरू करते हैं अपना जो रिमेनिंग पोर्शन बचा है, विच इज लाइक यील्ड कर्व स्ट्रेटजीज, उसको हम फिनिश करते हैं आज, ठीक है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम देखते हैं जो हमारा 3 थे, हमने देखे थे जो मेन हार्ट ऑफ दिस चैप्टर है, विच इज योर थर्ड टॉपिक जो है यील्ड कर्व स्ट्रेटजीज। उसमें से हम दो देख चुके हैं, स्टैटिक और डायनेमिक। अब हम देखने जा रहे हैं की रेट ड्यूरेशन फॉर अ पोर्टफोलियो। की रेट इज योर थर्ड वाला, ठीक है। की रेट क्या होता है? की रेट मेजर करता है पोर्टफोलियो की सेंसिटिविटी ओवर अ सेट ऑफ मेच्योरिटीज अलोंग द यील्ड कर्व, ठीक है। अब बहुत सारी हमने देखा यील्ड कर्व्स क्या होती है। यील्ड कर्व ऐसे होती है ना, जिसमें बहुत सारे यील्ड्स होते हैं और बहुत सारी मैच्योरिटीज होती है। उसको जब हम एक प्लॉट करते हैं तो वो रिलेशनशिप शो करते हैं बिटवीन यील्ड कर्व एंड मैच्योरिटीज। तो उसमें यही बोल रहे हैं कि जो की रेट ड्यूरेशन है वो क्या होता है, वो सेंसिटिविटी को देखते हैं। जो ये सिर्फ सेंसिटिविटी देखता है ओवर जो मैच्योरिटीज ओवर ओवर द मतलब ओवर द यील्ड कर्व, अलोंग द यील्ड कर्व सेंसिटिविटी देखते हैं। अब जो इसमें की रेट ड्यूरेशन होता है ना, वो पोर्टफोलियोज के लिए यूज हो सकता है, कंसिस्टिंग ऑफ फिक्स्ड कूपन, बॉन्ड स्वैप्स और अदर रेट, ये सब चीजें हम यूज कर सकते हैं इसमें। तो जो की रेट ड्यूरेशन होता है ना, बेसिकली अगर हम पोर्टफोलियो की ड्यूरेशन जो भी होती है वो होती है सम ऑफ की रेट ड्यूरेशन। ये मैं ऐसे इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ये जो की रेट ड्यूरेशन है ना, बेसिकली ये ना पूरा जो हमारे ड्यूरेशंस होते हैं ना, जैसे पूरा ड्यूरेशन हम पोर्टफोलियो की अभी तक पूरे उसमें बात कर रहे थे। ये इसको ना एक अगर हम 2 ईयर की बात करें ना, 2 ईयर का ड्यूरेशन क्या है, तो हम उसको 2 ईयर का ड्यूरेशन ना बोल के हम उसको बोलेंगे 2 ईयर का की रेट ड्यूरेशन क्या है। मतलब अगर ये क्या करता है, ये जैसे पूरा ड्यूरेशन नहीं बताएगा, ये बताएगा एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम का ड्यूरेशन क्या होता है, उसको हम बोलते हैं की रेट ड्यूरेशन। की रेट ड्यूरेशन जो होता है ना, इट इज लाइक जब हम उस सबको पूरा सम करते हैं तो वो बनता है इफेक्टिव ड्यूरेशन। और मतलब जितने भी सम भी करेंगे तो वो इफेक्टिव ड्यूरेशन के इक्वल होगा और पोर्टफोलियो की ड्यूरेशन के इक्वल होगा। तो ये इसका फॉर्मूला है, ठीक है। और जो की रेट ड्यूरेशन है वो हेल्प करता है क्वांटिफाई एक्सपोजर अलोंग द कर्व। आइडेंटिफाई कर सकते हैं हम अब बॉन्ड्स पोर्टफोलियो सेंसिटिविटी टू चेंजेस इन द शेप ऑफ द बेंचमार्क यील्ड कर्व, कि कितना सेंसिटिविटी है अगर हम बात करें बेंचमार्क यील्ड कर्व के रिलेशन में। और हम शेपिंग रिस्क को भी इसमें देख सकते हैं आसानी से, ठीक है। तो ये हमारे जो पूरा जो हार्ट ऑफ दिस चैप्टर इज कंप्लीटेड। जो हमारा थर्ड था वो यील्ड कर्व स्ट्रेटजीज वाला पोर्शन इज कंप्लीटेड। नाउ वी आर मूविंग इनटू एक्टिव फिक्स मैनेजमेंट अक्रॉस कंट्रीज। अब हम अक्रॉस कंट्रीज कैसे कैसे कर सकते हैं। अक्रॉस कंट्रीज में दो ऐसे मेथड्स होते हैं। सबसे पहले इन्वेस्ट कर सकते हैं फॉरेन बॉन्ड्स में। सेकंड हमारा कैरी ट्रेड अक्रॉस करेंसीज। कैरी ट्रेड क्या होता है, जिसमें हम लो यील्ड कंट्रीज है उसमें हम बोरो करते हैं और हाई यील्ड करेंसीज में उसमें इन्वेस्ट करते हैं, सो दैट टू अर्न अ रिटर्न बिटवीन दीज टू यील्ड्स। तो उसको हम बोलते हैं कैरी ट्रेड। जो टर्म स्ट्रक्चर ऑफ इंटरेस्ट रेट्स एंड एक्सचेंज रेट जो है, ये सबको पता है वेरी होता है। वेरी क्यों होता है? क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट सबके इकोनॉमिक सिचुएशंस, पॉलिटिकल और सब चीज अपना अपना अलग अलग होता है हर एक कंट्री का। उसके हिसाब से हमारे इंटरेस्ट रेट डिफरेंट होंगे और हमारे एक्सचेंज रेट भी डिफरेंट होंगे। तो वही बोल रहे हैं कि जो यील्ड कर्व स्ट्रेटजीज है, दे आर नॉट लिमिटेड टू अ सिंगल यील्ड। सिंगल यील्ड से नहीं वो हो सकता, क्योंकि फॉरेन में भी बहुत सारे बॉन्ड्स है और उनका मतलब तुम बॉन्ड्स को नहीं दिखा सकते ना डोमेस्टिक मार्केट के साथ। हाउ कैन यू कंपेयर टू? देयर इज नो एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन, क्योंकि उसकी सिचुएशन अलग है और उसकी सिचुएशन अलग है। इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और जो भी जियो पॉलिटिकल है, ये सारी चीजें अलग अलग होती है। इसलिए देयर कैन नॉट बी अ सिंगल यील्ड कर्व। वैसे ही तो इसमें बोल रहे हैं कि दो हम चीजों को देख सकते हैं, कौन कौन से? इन्वेस्ट इन फॉरेन बॉन्ड्स, और सेकंड है हमारा कैरी ट्रेड अक्रॉस कंट्रीज। क्रॉस करेंसी स्वैप्स भी होते हैं। देयर आर लाइक मेनी 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 होते हैं, बहुत सारे मेथड्स होते हैं, बट जो मेन इसमें करिकुलम में पूरा दिखाया है वो यही दो है, ठीक है। तो हम इन्वेस्ट कैसे कर सकते हैं इन फॉरेन बॉन्ड्स? यूजिंग कवर्ड इंटरेस्ट पैरिटी, इंटरेस्ट रेट पैरिटी, अनकवर्ड इंटरेस्ट रेट पैरिटी, फॉरवर्ड रेट बायस। कवर्ड इंटरेस्ट रेट पैरिटी क्या होता है? जिसमें भी हम रिटर्न जो है ना, हेज फंड क्या होता है? हमने पूरा करेंसी का जो हमारा रिस्क है वो हमने हेज कर रखा है, विल बी सेम एज ऑन द डोमेस्टिक करेंसी। बोल रहे हैं इसमें कि जो भी फॉरेन करेंसी में है, अगर हमने करेंसी का जो रिस्क है
उसको हेज कर रखा है, तो जो फॉरेन में रिटर्न होगा वो ही इंटरेस्ट वो ही हमारा डोमेस्टिक का भी रिटर्न होगा सेम। मतलब दोनों जो एसेट्स होंगे फॉरेन और डोमेस्टिक वो सेम अर्न करेंगे अगर हमने जो उसका करेंसी रिस्क है उसको वी हैव टेकन केयर ऑफ। अगर अनकवर्ड इंटरेस्ट रेट पैरिटी की बात करूं तो ओवर टाइम इज द लाइक द मेन जो इस पे फोकस होना चाहिए वो ओवर टाइम होना चाहिए। मतलब इट इज लाइक थ्योरेटिकल, ऐसा नहीं होता है कि अनहेज अगर हम पोर्टफोलियो फॉरेन करेंसी है तो वो इट विल बी लाइक सेम सेम नहीं होगी। मतलब ये बोल रहे हैं ओवर टाइम ओवर अ वेरी एक्सट्रीमली लॉन्ग पीरियड, नॉट लाइक 10 ईयर 20, बट लाइक एक्सट्रीमली इट इज लाइक इट इज नॉट प्रैक्टिकल। फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज लाइक इट इज थ्योरेटिकल, ठीक है। तो ये हम देख चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है। इस पे इसलिए मैं ज्यादा ध्यान नहीं दे रही क्योंकि लेवल 1 लेवल 2 ये हम देखते हुए आ रहे हैं, तो आप लोग देख लेना इसको। फॉरवर्ड रेट बायस क्या होता है? फॉरवर्ड रेट बायस मतलब ऑब्जर्व डाइवर्जेंस। डाइवर्जेंस है फ्रॉम इंटरेस्ट रेट पैरिटी कंडीशंस अंडर व्हिच एक्टिव मैनेजर सीक टू बेनिफिट बाय बोरोइंग इन लोअर यील्ड करेंसी और इन्वेस्टिंग इन हायर यील्ड करेंसी, जो कैरी ट्रेड का मैं बता रही थी। अब इसमें कैरी ट्रेड कैसे कर सकते हैं? बोरो कर सकते हैं हम लो यील्ड करेंसी में और इन्वेस्ट कर सकते हैं हाई यील्ड करेंसी में। पॉजिटिव होता है वो कब अर्न करेगा? जब इन दोनों में आपस में डिफरेंस होगा, ठीक है। और वो परसिस्ट करेगा ओवर जब तक वो टाइम चल रहा है उसका, ठीक है। जब तक वो पूरी ट्रांजैक्शन चल रही है, जब तक वो होना चाहिए। मतलब ऐसा होना चाहिए अगर मैंने किसी बैंक से या कोई भी कंट्री, लेट सपोज कि मैंने अगर मान लो श्रीलंका में बोरो किया है, बहुत ही खतरनाक डिसीजन होगा वैसे तो ये, बट फॉर एग्जाम्पल मैंने श्रीलंका से बोरो किया है और वो मेरे को ना 2% पे पैसे देने को तैयार है, तो मैं क्या करूंगी? लेट से इंडिया में वो पैसे डाल रही हूँ क्योंकि आई एम थिंकिंग कि इमर्जिंग मार्केट है और अच्छे उसके रिटर्न्स और रेट्स अच्छे मिल सकते हैं। मेरे को लेट से 20% मिल सकते हैं, 20 to 25। तो मैं इसमें क्या कर रही हूँ? यहाँ से बोरो कर रही हूँ और यहाँ पे इन्वेस्ट कर रही हूँ, तो 18% का अभी मैंने उसको कॉस्ट वगैरह को नहीं इंक्लूड किया है, तो मैं क्या कर रही हूँ? इन सब में प्रॉफिट कमा सकती हूँ। तो यही इसमें बोल रहे हैं कि इसमें जस्ट देयर इज एन एग्जांपल कि जापान और यूएस में, जापान में एज्यूम करें कि जापान में लोअर है इंटरेस्ट रेट, तो वो वहां पे बोरो कर रहा है और यूएस में डाल रहा है वो चीज। तो वो पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है ये सारी चीजें, ठीक है। और इसमें हाँ एक और चीज बताइए, इसमें ना फिक्स्ड जो है ना, फिक्स्ड बेसिकली दे आर लाइक फिक्स्ड फिक्स्ड क्रॉस करेंसी स्वैप कंपोनेंट्स की बात की है। वो इसमें बोल रहे हैं कि 3 ट्रांजैक्शंस के बेसिस पर होती है। वो होता है रिसीव फिक्स स्वैप, जापानीज स्वैप और क्रॉस करेंसी की 3 ट्रांजैक्शंस होती है जब हम फिक्स्ड क्रॉस करेंसी स्वैप्स के होते हैं। हम पे भी फिक्स कर रहे हैं, पे भी फिक्स कर रहे हैं। ऐसा होता था ना, हम हमेशा क्या देखते थे? एक चीज में फिक्स्ड होता था और एक चीज में हम फ्लोटिंग होता था। तो एक में हम क्या कर रहे हैं? पे फिक्स कर रहे हैं और रिसीव भी फिक्स्ड ही कर रहे हैं, ठीक है। रिसीव भी फिक्स्ड ही कर रहे हैं। तो इसमें हम ये बोल रहे हैं कि जो ये फिक्स क्रॉस करेंसी स्वैप कंपोनेंट्स होते हैं ना, इसमें हमेशा 3 ट्रांजैक्शंस होती है। कौन-कौन सी? एक तो रिसीव, क्यों? क्योंकि देखो जो ये पे जापानीज फ्लोटिंग है ये कैंसिल आउट होगा रिसीविंग फ्लोटिंग से, ठीक है। फिर ये बचेगा रिसीव जापानीज फ्लोटिंग और ये वाली चीज जो है इससे कैंसिल आउट हो जाएगी। तो हम क्या कर रहे हैं? हम रिसीव तो क्या कर रहे हैं? जापानीज फिक्स्ड और पे कर रहे हैं हम यूएस फिक्स। तो ये फिक्स ये इसमें ज्यादा कुछ ऐसे मतलब याद करने की चीज नहीं है। दिस इज लाइक एग्जाम में भी मेरे को लगता नहीं इतना आएगा। तो बस ये याद रख लेना कि फिक्स जो क्रॉस करेंसी स्वैप्स होते हैं वो 3 ट्रांजैक्शंस का बेसिस पे होता है, ठीक है। 3 ट्रांजैक्शंस को मिलकर फिक्स बनता है अगर मैं क्रॉस करेंसी की बात करूँ। तो मेजर एक्टिव क्रॉस करेंसी स्ट्रेटजीज क्या क्या होती है? रिसीव फिक्स्ड, पे फिक्स्ड। अभी जो हमने देखा उसमें क्या होता है? हाई यील्ड फिक्स्ड इनकम एसेट को हम परचेज करते हैं और सेल क्या करते हैं? लो यील्ड फिक्स्ड रेट लोन को, ठीक है। और इसमें हम क्या अर्न क्या होता है? हमारे रिटर्न क्या होता है? कैरी, कैरी वाला जो है इसमें कंपोनेंट होता है, कैरी ट्रेड वाला वो, ठीक है। फर्स्ट, सेकंड है रिसीव फिक्स्ड, पे फ्लोटिंग। इसमें क्या था? रिसीव फिक्स्ड, पे फिक्स्ड। इसमें क्या है? रिसीव फिक्स्ड, पे फ्लोटिंग। हम क्या कर रहे हैं? फिक्स रेट रिसीव कर रहे हैं और फ्लोटिंग रेट पे कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें ये क्या बोल रहे हैं? हाई यील्ड जो फिक्स रेट एसेट को उसको परचेज कर रहे हैं और सेल किसको कर रहे हैं? शॉर्ट टर्म लोअर यील्ड फ्लोटिंग रेट, और इसको हम रोल कर रहे हैं। इसको हम क्या कर रहे हैं? किस चीज को हम बाय कर रहे हैं और किस चीज को सेल कर रहे हैं, यही पूरा उसमें बताया है, ठीक है। और अगर हम चलो रिसीव फिक्स्ड कर रहे हैं तो रिसीव फिक्स्ड में हम किस चीज को परचेज करेंगे? हाई यील्ड फिक्स्ड एसेट को, ठीक है। और हम रिसीव पे करें फ्लोटिंग, ठीक है। पे फ्लोटिंग हम तभी तो कर पाएंगे जब हम हाई यील्ड फिक्स रेट उठा रहे हैं। और रिसीव फिक्स मतलब हमने सेल किया हुआ है लोअर वाला। लोअर वाला हमेशा, लोअर यील्ड वाले हम सेल करेंगे और हायर वाले हम हमेशा परचेज करेंगे। और इसमें जो रिटर्न होगा इट इज अ कंपोनेंट ऑफ टू थिंग्स, कैरी प्लस लॉन्ग वर्सेस शॉर्ट टर्म रेट डिफरेंशियल। जो भी उसका रेट डिफरेंशियल होगा, जो मैंने बताया था अभी 2 माइनस जो 18% का जो डिफरेंशियल था वो। फिर है हमारा थर्ड, रिसीव फ्लोटिंग, पे फिक्स्ड, ठीक है। 4 है बेसिकली इसमें। अब इसमें ना डिफरेंट परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन इसमें बना बना के इन्होंने बहुत सारे कर दिए। तो इसमें हमेशा ये याद रखना, हाई यील्ड फ्लोटिंग रेट को जो हम
जैसे मान लो जो हम रिसीव कर रहे हैं ना फ्लोटिंग, वही चीज हम क्या करेंगे, उसका ही फिक्स्ड एसेट हाई यील्ड वाले फ्लोटिंग रेट एसेट को हम बाय करेंगे। क्या करेंगे, जो भी हम चीज रिसीव करेंगे उसको ही हम बाय कर रहे हैं, ताकि हम हेज कर रहे हैं इस सिचुएशन को, ठीक है। इसमें हम कैरी कैरी को रिटर्न होगा, इसमें भी हमारा कैरी है, बस जो इस वाली चीज है ना रिसीव फिक्स्ड और पे फ्लोटिंग, उसमें हम डिफरेंशियल अर्न कर रहे हैं, ठीक है। अब जैसे इसमें रिसीव फ्लोटिंग है तो हम क्या करेंगे, हाई फ्लोटिंग फ्लोटिंग रेट एसेट को बाय कर लेंगे। सिमिलरली अगर मैं पे फ्लोटिंग कर रही हूँ तो इसमें वही चीज हम करेंगे, ठीक है। हमेशा याद रखना, परचेज वाली जो भी चीज होगी वो हम जो हम रिसीव करें ना वही उसी उसको हम परचेज करेंगे, ठीक है। और वो हाई यील्ड का होगा, तभी तो हम परचेज कर रहे हैं, यू नो ना, मतलब हम अच्छी चीजों को परचेज करते हैं, जो हमें हमें लगता है कि विच इज नॉट गुड वी सेल, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट ऑफ दिस चैप्टर, अ फ्रेमवर्क फॉर इवैल्यूएटिंग यील्ड कर्व स्ट्रेटजीज। फ्रेमवर्क बता रहे हैं कि हम कैसे यील्ड कर्व स्ट्रेटजीज को इवैल्यूएट कर सकते हैं। Investors evaluate the expected return on a active fixed income portfolio by combining coupon income and roll down return with expected portfolio changes based on benchmark yield to maturity YTM, credit and currency value changes over the investment horizon। हम दो चीजों की कैसे देखते हैं, हम expected return, हमारा जो ये है हमारा expected return which is your component of two things, coupon income, roll down return, और ये चीज हम देख चुके हैं, ठीक है। ये वो पूरा जो बड़ी वाली पूरा एक इक्वेशन हमने अभी देखी थी, जो हम नेक्स्ट जो अपना चैप्टर है उसमें भी देखने को मिलेगी ये वाली, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। दिस इज लाइक व्हाट इज द एक्सपेक्टेड रिटर्न फॉर फिक्स्ड इनकम। फिक्स्ड इनकम में हमें डिविडेंड कूपन इनकम मिलती है, प्लस हमें रोल डाउन रिटर्न मिलती है, और हमें क्या मिलती है, हमारा जो प्राइस ड्यू टू बेंचमार्क यील्ड, बेंचमार्क में अगर कुछ चेंज हो रहे हैं, बेंचमार्क की यील्ड चेंज हो रहे हैं, तो हमारा कितना, जो हमारा हमारा नॉर्मल जो हमारा बॉन्ड हमने ले रखा है उसमें कितना चेंजेस हो रहा है उसको हम देखते हैं। तो ठीक है, इसमें हम 2 चीज़ों की वज़ह से इसमें देख सकते हैं। तो और ये पूरी ये बड़ी वाली इक्वेशन नहीं है, ठीक है? उसको ही लिखा हुआ है। यही और प्राइस ड्यू टू यील्ड स्प्रेड्स, प्राइस ड्यू टू करेंसी वैल्यू चेंजेस, ये पूरी एक वो जो बड़ी वाली इक्वेशन थी वही है। ये पता नहीं ऐसे कैसे हो गई, ठीक है? फिक्स्ड इनकम पोर्टफोलियो रिस्क इज़ ऑफन इवैल्यूएटेड यूजिंग सिनेरियो एनालिसिस। सिनेरियो एनालिसिस क्या होती है? अब जैसे मोंटे कार्लो सिमुलेशंस हमने पढ़ी है, मेरे को ऐसा लग रहा है कि ना सबको जो हमने प्रीवियस पढ़ा था ना उस पे डस्ट हो चुकी है अब। अब उसको डस्ट को साफ करने की टाइम आ ही चुका है, रिविजन करना अब शुरू ही होने वाला है, ठीक है हमारा। और तो इसमें ये सब चीज़ें थी, तो इसमें क्या बोल रहे हैं कि जैसे हमें मोंटे कार्लो सिमुलेशन हमने एसेट एलोकेशन में पढ़ा था, मैं भी थोड़े-थोड़े कांसेप्ट जो है वो भूल रही हूँ, क्योंकि अब ये सब नई-नई चीज़ें पढ़ रहे हैं तो पुराना का ना थोड़ा हो रहा है मेमोरी लॉस। तो वो तो जल्दी याद ही आ जाएगा, उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोबारा से वीडियो देख लेना, ठीक है? या नहीं याद आया तो, या फिर दोबारा से तो पढ़ने की ऐसा कोई इतना नीड नहीं है, दोबारा से बस वीडियो देख लेना, वो बहुत जल्दी याद आ जाएगा, क्योंकि हमने अच्छे से अगर पढ़ा होगा तो ही आएगा, ऐसा नहीं कि कोई न्यू है तो फिर से पढ़ रहा है तो उसको 2-3 बारी तो लगेगी, ठीक है? तो मोंटे कार्लो सिमुलेशंस क्या होती है, जब हम सिनेरियो एनालिसिस करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट सिमुलेशंस करते हैं। सिमुलेशंस क्या होता है, हम बोल रहे हैं कि अगर जो हमारा अगर लेट सपोज कि 4% हमारा यील्ड चल रहा है, अगर मैं उसमें 3% कर दूं तो हमारे जो वाईटीएम है वो कितना चेंज होगा, ठीक है। 5% कर दूं तो वो कितना, डिफरेंट डिफरेंट हम इंटरेस्ट रेट्स बना रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियोस क्रिएट कर रहे हैं, उसके बाद हम देख रहे हैं कि कितना इम्पैक्ट पड़ेगा हमारा मार्केट चेंजेस पोर्टफोलियो की वैल्यू पे, हमारा कितना इम्पैक्ट पड़ेगा, ठीक है। सिनेरियो एनालिसिस करना इसमें बहुत ज्यादा जरूरी होता है जब भी हम फ्रेमवर्क बना रहे हैं फॉर इवैल्यूएटिंग यील्ड कर्व स्ट्रेटजीज बना रहे हैं कि ये रेट चेंज होगा, लेवल चेंज होगा, कर्वेचर चेंज होगा, तो हमारे पोर्टफोलियो जो हमारा फिक्स्ड इनकम का पोर्टफोलियो उस पे कितना इफेक्ट पड़ेगा वही हमें देखना है, ठीक है। आई होप आप सबने ये पूरा जो सेशन है एंजॉय किया होगा। बहुत डिफिकल्ट नहीं है, बट ठीक है, अगर इसको पढ़ेंगे समझेंगे तो आ जाएगा। थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि इसमें है थोड़ी थोड़ी ट्रिकी चीजें हैं, मतलब बट हमें अपने माइंड को क्या करना है, उसको ट्रिक करना है कि ये बहुत ईजी है, ये सब हो जाएगा, ठीक है। जैसे वो थ्री इडियट्स में ऑल इज वेल करता है ना, वैसे ही हमें सेम ऑल इज वेल नहीं, बट कुछ भी जो तुम्हें अच्छा लगे वो बोलना है कि हम कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। नथिंग इज इम्पॉसिबल, ठीक है। और कोई भी चीज़ हम लेवल 3 तक आए हैं, लेवल 1 क्लियर किया है, लेवल 2 क्लियर किया है, लेवल 3 भी हो जाएगा, ठीक है? कोई ऐसे घबराने और डरने की बिल्कुल बात नहीं है, और अपने पे पूरा फेथ रखो, कॉन्फिडेंस रखो, जो कि तभी आ पाएगा जब हम रोज़ डेली के जो टास्क है ना उसको कंप्लीट करेंगे। एटलीस्ट हमें तो अपना सेल्फ अचीवमेंट तो हो, ना हो लेवल 3 क्लियर, मैं ये नहीं बोल रही कि लेवल 3 हो। उसको मत गोल बनाओ, तुम अपना तो पूरा करो, अपने एफर्ट्स और पूरा स्टडी तो पूरा करो ना। अपने जब तक तुम अपने उसमें ही नहीं हो, गोल तुम्हारा पूरा ही नहीं हो रहा, तो तुम क्या समझ रहे हो लेवल 3 तुम क्लियर करोगे? नहीं हो पाएगा। खुद से ही तुम्हें सेल्फ डाउट आने लग जाएगा कि तुम्हें चलो चलो सब चीज़ तुम्हारे सारे क्वेश्चंस भी आते हैं तुम्हें, ठीक है? लेवल 3 का तुम्हारे पास आ गया, सीएफए वाले उसमें तुम चले गए, ठीक है? और तुम्हें आते हैं सारे क्वेश्चंस, बट तुम्हारे पास वो जो कॉन्फिडेंस होगा ना वो नहीं होगा, कि तुम्हें ऐसा लगेगा अरे यार ये तो आता था, बट मेरे को ना मैंने
जो पूरे मेरे 30 चैप्टर्स हैं उसमें से तो यार मैंने 22 ही या मैंने 23 ही करे बाकी या 27 ही किया, 3 चैप्टर्स छोड़ दिए। ठीक है? या उसको पढ़ा नहीं है या उसको अब याद नहीं आ रहा, ठीक है? होता है ऐसे, ठीक है, सबके साथ होता है। बट तुम अगर बिल्कुल ही छोड़ दोगे और अपनी मेहनत ही नहीं करोगे, तो तुम कैसे बोल सकते हो कि तुमने एफर्ट डाला है? तुम्हारे उसमें कमी है तभी तुम नहीं क्लियर कर पाए, ठीक है? तो इसमें किसी और को ब्लेम करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अपने आप पर फोकस करो, ठीक है? बहुत ज़्यादा हो गया आज का ज्ञान, ठीक है? और अगेन लास्ट बट नॉट द लीस्ट लेवल 1 और लेवल 2 स्टूडेंट्स आप लोगों के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक गूगल फॉर्म है, उसको आप प्लीज़ फिल कर देना। अगर आपको मेरे से कोचिंग लेनी है, मैं कोचिंग प्रोवाइड करती हूँ, ठीक है? और किसी को भी अगर कोचिंग लेनी होगी तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल फॉर्म है उसको कर लेना, फिल कर लेना। मेरी टीम आप लोगों से कॉन्टैक्ट कर लेगी। मिलते हैं अब हम अपनी नेक्स्ट चैप्टर में और नेक्स्ट डे के साथ। बाय बाय, साइनिंग ऑफ।